गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हमें डीएसएसबी का जो यूनिट 3 है वो बाद में करेंगे, जो अपनी ये सेकंड बुक चल रही है इसके अंदर आज हम करेंगे टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये करेंगे टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है भाई, करें फिर स्टार्ट। टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है भाई, यूनिट नंबर 4 है ये। हमें सबसे पहले इसके अंदर टेलर थ्योरम बतानी है। इसके अंदर सिलेबस में एक बार बोल देती हूँ क्या है। टेलर पोलिनोमियल क्या होती है, टेलर थ्योरम क्या हो, टेलर थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम इन एरर एस्टिमेशन रिलेटिव एक्सट्रीमा and to stabilize a certain for continuity criteria for continuity टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन साइन और कोसाइन। ठीक है भाई तो आज हम करते हैं स्टार्ट। टेलर थ्योरम क्या होती है, ठीक है। जो अपने पास टेलर पोलिनोमियल होती हैं, मैं एक मिनट बता दूं आपको। जो एफ ऑफ एक्स होता है, कोई फंक्शन है, वो अपने पास पी एन एक्स प्लस में आर एन एक्स होता है। ठीक है, ये अपने पास जो होती है ये होती है पोलिनोमियल, जिसको हम टेलर पोलिनोमियल बोल रहे हैं। ये अपने पास क्या होती है, पोलिनोमियल। और ये अपने पास होता है रिमाइंडर। ये अपने पास क्या होता है, रिमाइंडर टर्म। ठीक है, मैं अलग अलग बताऊंगी कि कौन सा रिमाइंडर टर्म है, कोशी फॉर्म का कौन सा होता है, रोशे फॉर्म का कौन सा होता है, या लैग्रेंज फॉर्म का कौन सा होता है। ठीक है, ये आपको देखना है। एफ ऑफ एक्स जो होता है इज इक्वल टू में पी एन एक्स प्लस में आर एन एक्स होता है। तो जो आर एन एक्स से पहले वाली जितनी भी टर्म होती है वो सारी की सारी पोलिनोमियल होती है, जिसको हम टेलर पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड द टेलर पोलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड द टेलर रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो टेलर थ्योरम लिखो, क्या होती है टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम क्या होती है भाई, इसके अंदर एक फंक्शन लेके चलते हैं एफ। ठीक है, हमें क्या लेना है, एक फंक्शन लेना है एफ। किसके ऊपर लेना है, ए से ए प्लस एच पे एक फंक्शन लेके चलना है एफ। इफ इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन, इफ ए फंक्शन एफ, एक फंक्शन एफ है जो डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच। ठीक है, एक फंक्शन है एफ जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच सच दैट पहली कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अप टू n माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। किस पे, ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेकर ए प्लस एच। सेकेंड कंडीशन है कि जो nth डेरिवेटिव होगा वो अपने पास इज डिफाइंड या इज एग्जिस्ट, nth डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट किस पे, ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच। देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर थीटा 1 से 0 के बीच में। कैसे होना चाहिए अपने पास थीटा की वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय में 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन में जाती जाऊंगी। एफ एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ ए एच की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय में एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और प्लस में क्या आ जाएगी, प्लस में आएगा, ये ध्यान से करना भाई, एच की पावर अपने पास हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय में पी इंटू में एन माइनस वन का फैक्टोरियल, एच की पावर एन पी इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ अपने पास हो जाएगा nth डेरिवेटिव ए प्लस थीटा एच। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है। क्या कह रहा है बेसिकली, एफ अपने पास कोई भी फंक्शन है, एफ अपने पास क्या दे रखा है, एफ अपने पास क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच पे।
जो डिफाइंड है ए से ए प्लस एच पे। कैसे डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एन माइनस वन डेरिवेटिव क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। किसके ऊपर, इस क्लोज इंटरवल पे जो आपको गिवन है। मैंने क्या कहा, एफ एक फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए से लेकर ए प्लस एच तक। एफ एक फंक्शन है जो एक क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच पे डिफाइंड है, जो साथ में सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स से लेकर एफ एन माइनस वनथ डेरिवेटिव जो होंगे वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए इस क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच पे। नेक्स्ट, जो इसका nth डेरिवेटिव होगा, किसका, इस फंक्शन का, जो आपने फंक्शन डिफाइंड किया क्लोज इंटरवल, इसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए क्लोज इंटरवल पे नहीं, क्लोज इंटरवल पे नहीं, ओपन इंटरवल पे। ये नहीं कह रखा कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सिर्फ एग्जिस्ट करना चाहिए nth डेरिवेटिव ओपन इंटरवल। ये क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है भाई, ओपन इंटरवल। तो एक रियल नंबर थीटा एग्जिस्ट करेगा जो 0 और 1 के बीच में होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, 4 ऑप्शन दे देगा थीटा, एक में कर देगा 0 इक्वल लगा देगा यहाँ, एक में यहाँ इक्वल लगा देगा, एक में 1 से 2 लिख देगा और एक में 0 to 1 लिख देगा। तो ये थीटा जो नंबर एग्जिस्ट करेगा ना, तो टेलर थ्योरम कहती है वो 0 से 1 के बीच में होगा, यानी कि ओपन इंटरवल 0 to 1 बिलोंग करेगा। और किस तरह होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल होगा एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल, सेकेंड डेरिवेटिव होगा। सिमिलरली एच की पावर n माइनस वन और n माइनस वन का फैक्टोरियल और उसका nth डेरिवेटिव एट ए, और प्लस जो ये वाली टर्म होगी ना बच्चे, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर टर्म, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर टर्म। ठीक है, मैं अभी लिखवाऊंगी ये अलग से। एच की पावर n p n माइनस में 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n माइनस वन फैक्टोरियल था पर यहाँ पे p और आ जाएगा, और प्लस p और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा f की पावर अपने पास हो जाएगी nth a प्लस थीटा h। क्लियर है भाई, क्या कह रखा है, जो टेलर थ्योरम है, टेलर थ्योरम ये कहती है एफ कोई भी फंक्शन है जो एक क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच पे डिफाइंड है, जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन में कह रखा है कि एफ से लेकर एन माइनस वनथ डेरिवेटिव तक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए उस क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच पे। सेकंड कंडीशन है कि उसका nth डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच पे। तो देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, एक रियल नंबर थीटा एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू जो है वो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल 0 to 1। तो ये कह रखा है कि किस तरह से होगा फिर, एफ ऑफ ए प्लस एच, जो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे वो इक्वल होगा एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस में एच स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, इस तरह से चला जाएगा एच की पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल एफ की पावर n माइनस वन ए, और प्लस में आएगा रिमाइंडर टर्म एच की पावर n p इंटू में n माइनस वन का फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल होगा, और f की पावर n a प्लस थीटा एच। ये ध्यान रखना, इसको जो कहेंगे ना पूरे को, इसको कहेंगे भाई पी एन एक्स, और ये वाला जो है ना तुम्हारा, इसको बोलते हैं आर एन एक्स, इसको बोलेंगे टेलर पोलिनोमियल। यहाँ तक की जो होगी दैट इज कॉल्ड द टेलर पोलिनोमियल। और टेलर पोलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी, n नंबर ऑफ टर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे देखना h की पावर n माइनस वन तक गई है और यहाँ h की पावर 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ये कितनी टर्म होगी, n डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी। तो ये अपने पास टेलर पोलिनोमियल होती है, ये अपने पास रिमाइंडर टर्म होती है। इतनी क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब आता है कि इसको टेलर थ्योरम भी बोलते हैं और रिमाइंडर की फॉर्म में अब इनको अलग अलग बताएंगे। तो टेलर थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, नेक्स्ट टॉपिक डालो, टेलर थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, टेलर थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, पहला अपने पास आता है रोसे रिमाइंडर, सबसे पहले अपने पास आता है। नेक्स्ट टॉपिक डालो टेलर थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट डालो टेलर थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। सबसे पहले अपने पास जो फॉर्म आएगी उसको बोलते हैं अपने पास रोसे फॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, रोसेज फॉर्म। रोसेज फॉर्म, रोसेज फॉर्म के अंदर जो आर एन एक्स की वैल्यू होती है, यानी कि जो रिमाइंडर टर्म होती है, मैं सिर्फ रिमाइंडर टर्म को चेंज करूंगी और अलग अलग फॉर्म बन जाएगी, और सारा सेम रहेगा, और सारा सेम रहेगा। बस चेंज क्या होगा, अगर अपने पास रोसेज फॉर्म दे रखी है तो जो आर एन एक्स की वैल्यू है वो अपने पास क्या रहेगी, उसके अंदर अपने पास जो दे रखा है यही रहेगा। क्या होगा, ओ सिट,
एक मिनट भाई, यहाँ पे एक चीज गलत हो गई है। एक चीज गलत नहीं हुआ, कुछ भी ऐड करना था। एच की पावर एन पी इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल एनथ डेरिवेटिव ए प्लस थीटा एच है ना, तो इससे पहले एक चीज और आएगी, वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी, ठीक है। और अब आएगा ये एनथ डेरिवेटिव ए प्लस थीटा एच, ठीक है, क्योंकि इसी पे तो डिपेंड करेगा सारा सब कुछ। थीटा जो ये वाला थीटा आएगा इसी पे डिपेंड करेगी अलग अलग फॉर्म। देखो भाई एक बार दोबारा फिर देखो, एच की पावर एन पी इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी, फिर आएगा एनथ डेरिवेटिव ए प्लस थीटा एच। क्लियर है भाई। तो रो से जो फॉर्म होगी उसके अंदर जो आर एन एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एच की पावर एन डिवाइडेड बाय में पी एन माइनस वन का फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस में पी और एनथ डेरिवेटिव ए प्लस थीटा एच, ठीक। यानी कि जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, जो हमने टेलर थ्योरम की डेफिनेशन लिखी थी, उसके अंदर जो भी रिमाइंडर आता है, यानी कि उसको बेसिकली रिमाइंडर फॉर्म में अगर हम टॉपिक डालें कि टेलर थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में जो हम बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं टेलर थ्योरम की, वो रोसे फॉर्म दी होती है। रोसे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर वही होती है जो टेलर थ्योरम का रिमाइंडर होता है, रियल में जो रिमाइंडर होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट कौन सा आएगा, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। सेकंड है लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ऐसे किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा यूट्यूब पे आपको, ये डीयू की बुक में अलग अलग से दे रखा है सारा सब कुछ, ठीक है। तो ये है ना तुम्हें अच्छे से कि आर एन एक्स की डायरेक्ट आ जाएगा कि रोसे फॉर्म के अंदर क्या होता है, फिर अपने पास आ जाएगा लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर क्या होता है। तो तुम्हें ये पढ़ना है और अच्छे से लिखना भी है, ठीक है, तभी तो पढ़ पाओगे। आर एन एक्स की जो वैल्यू है एच की पावर एन बाय में अपने पास हो जाएगा एन एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस एन एनथ डेरिवेटिव ए प्लस थीटा एच। यानी कि लैग्रेंज फॉर्म में क्या होता है, जो रोसे फॉर्म दे रखी है वहां पर पी की वैल्यू p इज इक्वल टू एन इन रोसे फॉर्म, ठीक है। जो रोसेज फॉर्म दे रखी है उसके अंदर p इज इक्वल टू एन पुट कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि आर एन एक्स जो होता है ये रिमाइंडर टर्म होती है, और ये जो रिमाइंडर होता है ना इसको हम लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर होगा। जैसे ही तुम क्या करोगे, p की जगह n पुट कर दोगे, यहाँ पे अगर मैंने n पुट कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये इक्वल हो जाएगा h की पावर n डिवाइडेड बाय में n फैक्टोरियल, ये तो अपने पास जीरो होगा, तो ये क्या बन जाता है, हम ना स्टैंडर्ड इसी को यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इसी को यूज करते हैं। यानी कि हम जब भी क्वेश्चन निकालते हैं तो हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं टेलर की, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर यूज करते हैं जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं। तो क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट है थर्ड, कोशी फॉर्म। नेक्स्ट कौन सी है भाई, थर्ड है, थर्ड रहेगी कोशी फॉर्म। कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। कोशी फॉर्म में आपको p की जगह 1 पुट करना है, ठीक है। पुट p इज इक्वल टू 1, पुट क्या पुट करना है भाई, पुट कर दो p इज इक्वल टू 1। यहाँ पर p इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो तुम्हारे पास कोशी फॉर्म आ जाएगी। यानी कि कैसी होगी कोशी फॉर्म में, h की पावर n, इसकी जगह 1 पुट कर दोगे, इसकी जगह 1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगी, ऊपर लिख रही हूँ एक बार मैं, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। क्या बन जाएगी, जो अपने पास कोशी फॉर्म है, कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बन जाएगी, कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर क्या बन जाएगी अपने पास, जहां जहां p है वहां 1 रख दो, h की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय में n माइनस 1 का फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा h। ये आर एन एक्स की वैल्यू होगी भाई, दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर टर्म, ठीक है। रिमाइंडर टर्म क्या आ जाएगी कोशी फॉर्म के अंदर। तो बेसिकली हमने क्या सीखा है, अगर अपने पास रो से फॉर्म दे रखी हो तो p आता है, और लैग्रेंज फॉर्म आती है p की जगह n पुट कर दो, और कोशी फॉर्म आती है p की जगह 1 पुट कर दो। इतना क्लियर हो गया। p की जगह रिमाइंडर में 1 पुट कर दोगे तो कौन सी फॉर्म आएगी, कोशी फॉर्म आएगी। p की जगह अगर n पुट कर दोगे तो कौन सी फॉर्म आएगी, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आएगी, ठीक है भाई। कौन सी आएगी, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आएगी। क्लियर है, इतना क्लियर है। ये थी भाई टेलर, जो अपने पास टेलर थ्योरम है
उसकी तीनों जो फॉर्म है वो वाली, ठीक है भाई। एक तो लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, एक कोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, एक रोसे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है भाई। क्लियर है? कोशी, रोसे और लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है भाई। सिमिलरली हमें मैक्लेरियन की, देखिए सिलेबस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि मैक्लेरियन थ्योरम करनी है, लेकिन लास्ट में एक चीज दी हुई है कि एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, और साइन एक्स और कोस एक्स की जो एक्सपेंशन है वो टेलर की हेल्प से नहीं खुलती है, वो मैक्लेरियन थ्योरम से खुलती है, तो हमें मैक्लेरियन थ्योरम भी पढ़ना है। क्लियर है भाई? वो सेम बस ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज होगा उसके अंदर। ठीक है, मैक्लेरियन थ्योरम। नेक्स्ट है अपने पास, लिखो भाई, नेक्स्ट है मैक्लेरियन थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैक्लेरियन मैक्लेरियन थ्योरम, ठीक है, मैक्लेरियन थ्योरम, ठीक है भाई। मैक्लेरियन थ्योरम, मैक्लेरियन थ्योरम के अंदर क्या है? ठीक है, मैक्लेरियन थ्योरम में हम सपोज करके चलते, इसमें भी वही लेट इफ एफ इज फंक्शन, इसमें भी एफ क्या होता है? एक फंक्शन होता है, एफ इज फंक्शन जो डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन 0 से x, उसमें क्या था? a से a प्लस एच था, उसमें था a से, टेलर थ्योरम में a से a प्लस एच लेते हैं, इसके अंदर 0 से लेते हैं x तक, ठीक है। डिफाइंड ऑन a टू a प्लस एच सच दैट, पहली कंडीशन वही हुई, f इज कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, पहली कंडीशन है f डैश x, f डबल डैश x and so on n minus 1 dash x is continuous, क्या होना चाहिए? continuous, कहाँ पे? on close interval 0 to x, वहां था क्लोज इंटरवल a से a प्लस एच। बस इसमें है ना सेम टेलर की तरह होता है, बस फर्क ये होता है कि इंटरवल चेंज कर देते हैं और कोई चेंज नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 to x। सेकेंड अपने पास आता है nth डेरिवेटिव exist on open interval 0 to x, then there exist a real number, then there exist a real number, एक रियल नंबर थीटा एग्जिस्ट करेगा भाई 0 से लेकर 1 तक। कैसे एग्जिस्ट करेगा? वहां पे क्या थे? एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे ए प्लस एच की जगह क्या आ गया? ये ए प्लस एच है और ये ए है, ए की वैल्यू कितनी है? 0, तो ए प्लस एच कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू 0, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स। जहां जहां अपने पास एच था वहां पे एक्स पुट कर दो और ए की जगह 0 पुट कर, तो ए प्लस एच की जगह क्या है अपने पास? एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए था तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 0 प्लस एच था तो क्या आ जाएगा? एक्स एफ डैश 0 प्लस में एक्स स्क्वायर बाय में 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0। ऐसे ही जाओगे तो n माइनस एक्स की पावर क्या होगी भाई? n माइनस 1 डिवाइडेड बाय में, डिवाइडेड बाय क्या था? n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ 0, और प्लस में क्या आएगा? रिमाइंडर फॉर्म। रिमाइंडर में क्या लिखते थे हम? x की पावर n, 1 माइनस थीटा की पावर कितना था भाई? n माइनस p, डिवाइडेड बाय में अपने पास क्या है? p और n माइनस 1 का फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव यहाँ a की जगह 0 है तो क्या आ जाएगा? थीटा x, ठीक है, क्या आ जाएगा? थीटा x। क्लियर हो गया? जो मैक्लेरियन है वो 0 to x है, कुछ नहीं करना है, जो टेलर थ्योरम थी वहां पे a प्लस एच की जगह x पुट कर दो और a की जगह 0 पुट कर दो तो तुम्हारी बन जाएगी मैक्लेरियन थ्योरम, ठीक है। ये है मैक्लेरियन थ्योरम। अब रिमाइंडर इसके अंदर कितना आया है? ये अपने पास क्या होती है? पी एन एक्स होता है, ये अपने पास रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर अपने पास कितना आया? एक्स की पावर n, 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी, एक्स की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी डिवाइडेड बाय में पी n माइनस 1 का फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव थीटा x। क्लियर है? nth डेरिवेटिव थीटा x। इतना क्लियर हो गया है भाई?
इतना क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, अब वही लिखोगे वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, मैक्लेरियन थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, वही सेम टॉपिक डालोगे। ये अपने पास क्या होती है, रोसेज फॉर्म, पहला हो जाएगा। दूसरा अपने पास क्या है, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ मैक्लेरियन थ्योरम में क्या करोगे, वहां पे जो आर एन की वैल्यू है, पी की जगह क्या पुट करना है, हमें एन पुट करना है। और अगर कहे कि कॉशी फॉर्म ऑफ मैक्लेरियन थ्योरम, कॉशी फॉर्म में क्या करना होता है, पी की जगह 1 पुट करना है। ये अपने पास रोसेज फॉर्म होती है। और अगर पी की जगह अपने पास एन पुट कर दोगे तो होती है लैग्रेंज थ्योरम, यानी कि लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। और अगर पी की जगह 1 पुट कर दोगे तो कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। क्लियर है भाई, इतना इतना क्लियर हो गया होगा शायद। ठीक है, ये रिमाइंडर टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर टर्म होती है, ये पोलिनोमियल होती है। मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, सिलेबस में भी ये मेंशन है कि टेलर पोलिनोमियल क्या होती है और टेलर थ्योरम क्या होती है, मैंने दोनों बता दिया है। टेलर पोलिनोमियल जो pnx होता है, ये टेलर पोलिनोमियल होती है, विद रिमाइंडर आ जाती है तो वो टेलर थ्योरम होती है। और टेलर थ्योरम अपने पास चेंज होती रहती है वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर से। क्लियर हो गया है इतना, मैक्लेरियन भी बता दिया है। क्लियर है इतना भाई, यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें आगे, आगे चलें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूं, जो नेक्स्ट जो थ्योरम है, ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक थ्योरम है, ठीक है, कोई नाम से नहीं है, बस थ्योरम है। इसके अंदर बस इंटरवल को चेंज कर रहा है, क्या ले रहा है, ए से बी ले रहा है। ठीक बात है भाई। तो यहाँ पे क्या कहोगे कि एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश सेम चीजें रखेंगे हम, यहाँ से यहाँ पे चेंज होगा। जैसे ही यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है एक्स, अब मेरे पास होता था ए से ए प्लस एच, यही होता था ना, यही होता था। ए प्लस एच की जगह अब क्या आ गया, टेलर थ्योरम में जाओ। अब टेलर थ्योरम में, क्योंकि देखो मैक्लेरियन तब लगती है जब ए की वैल्यू 0 हो, ए की वैल्यू 0 होगी तो वो मैक्लेरियन होगी। अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है तो वो मैक्लेरियन थ्योरम नहीं होगी, फिर वो टेलर थ्योरम होगी। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो देखो भाई, अगर ए से बी अपने पास इंटरवल है, ए से बी अगर इंटरवल है, तो यहां होता था एफ ऑफ ए प्लस एच, तो मुझे एक्स की जगह क्या पुट करना है, अब एक्स की जगह पुट करना है बी। और जहां जहां 0 है वहां पे क्या पुट करना है अपने पास, ए, 0 की जगह क्या पुट करना है, ए। एक्स की जगह अब अपने पास आ गया एक्स, एक्स की वैल्यू, एक मिनट रुकना भाई, यहां से मैं करती थी तो मेरे पास आता था, मैं क्या करती थी, ए प्लस एच माइनस में करते हैं हम ये वाली टर्म, तो मेरे पास h आता था, h तभी आ रहा था ना, यहाँ पे जो h लिख रहे थे वो h की वैल्यू क्या आ रही थी, दिस माइनस में दिस। अब मेरे पास जहां जहां मेरे पास x है, और x की वैल्यू भी हम यहाँ क्यों रख रहे थे, 0 to x था मैक्लेरियन के अंदर, तो x माइनस 0 क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ x पुट किया था, अब x की जगह क्या आएगा भाई, b माइनस a आ जाएगा। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है, b माइनस a, b माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि जहां जहां x है बस वहां पे b माइनस ए पुट कर दो, जहां जहां x है वहां पे b माइनस ए पुट कर लो। यहाँ पे थीटा एक्स रहने दो बेशक से, क्योंकि वो लास्ट में थीटा पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, जो ये बाहर x पड़ा है इसमें जहां जहां x है वहां पे b माइनस ए पुट कर लो। एक मिनट रुको, और जहां पे ये आया है ना थीटा एक्स, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी c। और जो अब वेहर में बता दो कि ये c क्या होता है, वेहर, वेहर में नीचे लिखो, c जो होता है ना वो x से तो बड़ा होता है, जो c की वैल्यू होती है x से तो छोटी होती है और a से बड़ी होती है। इस इंटरवल में a से बड़ी और x से छोटी जो होगी वो c की वैल्यू होगी। लास्ट में मैंने nth डेरिवेटिव थीटा x लिखा था ना, वहां पे c रख दो और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a से x हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात क्लियर हो गई है भाई। ये थीटा सिर्फ यहाँ रहेगा इंटरवल में, थीटा सिर्फ यहाँ रहेगा इंटरवल में। क्लियर हो गई है इतनी बात, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, इंटरवल में पता चल गया कैसे करनी है। ठीक है, चलो भाई, ये इंटरवल के लिए अब मैंने जिस भी टाइप की हो सकती थी ना सारी फॉर्म आपको लिखवा दी है। एक तो सारे रिमाइंडर लिखवा दिए हैं, एक टेलर थ्योरम क्या होती है, मैक्लेरियन क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से टर्म, अब आपको रट्टे नहीं लगाने पड़ेगी, आपको समझ आ गया है कि किस तरह से मैक्लेरियन में चेंज करते हैं और किस तरह से टेलर में चेंज करते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है भाई। अब आ गया अपने पास एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम। ठीक है,
देखो भाई, एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम के अंदर नेक्स्ट अपना पास है एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम। अपने पास एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम के अंदर भाई जो एक टॉपिक है एरर एस्टिमेशन। एरर एस्टिमेशन तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है, तो मुझे सिर्फ यहाँ उसकी थ्योरम करवाने से काम नहीं चलेगा, मुझे आपको ये क्लियर करना पड़ेगा उसके एग्जाम्पल के साथ। तो अगर मैं 2-3 एग्जाम्पल करवाऊंगी तो फिर वो इसके अंदर तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो सिर्फ इसकी कि एरर एस्टिमेशन, सिर्फ एप्लीकेशन है टेलर थ्योरम की एरर एस्टिमेशन, ठीक है। एरर एस्टिमेशन क्योंकि 2 फॉर्म होती है उसकी अलग अलग, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो एरर एस्टिमेशन के लिए आपको अलग से एक छोटी सी वीडियो मिलेगी, एरर एस्टिमेशन आपको वहां से करना और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एरर एस्टिमेशन आप जरूर देखना। इसकी दूसरी वीडियो आएगी एक छोटी सी सिर्फ एरर एस्टिमेशन की, उसके अंदर एरर एस्टिमेशन क्या होता है, किस तरह से हम एरर निकालते हैं, एरर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन सी फॉर्म होती है जिससे हम एरर निकाल सकते हैं, तो उसके विद एग्जाम्पल आएगा। आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी एरर एस्टिमेशन को, मैं अच्छे से करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी सिर्फ एरर एस्टिमेशन की, क्योंकि वो थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है। मतलब ये नहीं है बहुत ज़्यादा बड़ा, पर 20-25 मिनट ले जाएगा। मैं यहाँ एग्जाम्पल नहीं करवा पाऊंगी अगर अभी करवाऊंगी तो, ठीक है। क्लियर है भाई। तो एरर एस्टिमेशन को हम छोड़ के चलते एक बार आगे, है रिलेटिव एक्सट्रीमा। नेक्स्ट जो रहेगी रिलेटिव एक्सट्रीमा। रिलेटिव एक्सट्रीमा, ठीक है। रिलेटिव एक्सट्रीमा के अंदर क्या होता है अभी, रिलेटिव एक्सट्रीमा के अंदर हमें क्या करना है, एक तो होता है, देखिए मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देती हूँ, ठीक है। अगर अपने पास कोई भी कर्व ऐसे हैं, आज के बाद नहीं भूलोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यही इसी से होता है। और ये रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब होता है या तो रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा, रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब क्या होता है पहले यही बता दो। चलो, a function f has either relative, a function f has a point a function f has a point a is relative maxima, और ये कहता है पॉइंट ए आइदर रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। या तो रिलेटिव मैक्सिमा देगा उस ए पॉइंट के ऊपर, या फिर रिलेटिव मिनिमा देगा, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमम, ठीक है। उसके वो रिलेटिव एक्सट्रीमम पॉइंट होंगे। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब अपने पास ग्राफ से समझो। देखो ग्राफ से कैसे समझना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यही होता है जो मैं अभी बता रही हूँ। देखना, देखो अपने पास कोई इस तरह से मैंने फिगर बना लिया, ठीक है। अगर अपने पास मैंने इसका टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स ही लेते होंगे, ठीक है। अगर नीचे की तरफ आ रहा फंक्शन तो डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0। अब अपने पास आ रहा है ऊपर, तो यहाँ डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसमें डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसमें डेरिवेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि स्लोप इसमें नेगेटिव हो रहा है, इसमें पॉजिटिव। अगर मैंने नेगेटिव से मैं पॉजिटिव गई, कैसे गई, अगर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 टू dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, ये पहले इधर आई फिर यहाँ गई, तो हमें रिलेटिव मिनिमा मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। रिलेटिव क्या मिलेगा भाई, मिनिमा मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखना, अगर अपने पास मान लेती हूँ फिगर कुछ ऐसी है, ठीक है। पहले मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ ना, पहले किधर जा रहे हैं, ऊपर, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। फिर नीचे आ रही हूँ, ये ग्राफ नीचे आ रहा, तो इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स है लेस देन 0। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव टू
dy बाई डी एक्स नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे फंक्शन ऊपर जा रहा था तो ये मिनिमा मिल रहा था, ये नीचे आ रहा था फंक्शन क्या दे रहा है, मैक्सिमा। तो यहाँ पे मिलेगा रिलेटिव मैक्सिमा। क्या मिलेगा, रिलेटिव मैक्सिमा। क्लियर हो गया भाई, इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं, वो ये ऐसे ही होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी। क्लियर हो गया है, क्लियर है इतना। रिलेटिव एक्सट्रीमा का पता चल गया। रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब होता है कि फंक्शन उस एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, जो एक्सट्रीमम पॉइंट है, उन एक्सट्रीमम पॉइंट के ऊपर फंक्शन या तो रिलेटिव मैक्सिमा देगा या फिर रिलेटिव मिनिमा देगा। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया है, ठीक। ये तो था मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा हमें चेक करना था, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा किससे करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। किससे करेंगे भाई, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से भी हमें क्या चेक करना है, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। रिलेटिव एक्सट्रीमम कह रखा है तो या तो रिलेटिव मैक्सिमा देगा या फिर रिलेटिव मिनिमा देगा। हायर ऑर्डर टेस्ट से हम कैसे चेक करते हैं, हायर ऑर्डर टेस्ट से हमें चेक करना है कि इफ फंक्शन वही f एक फंक्शन है, ठीक है, किसी पॉइंट a के ऊपर हम चेक कर रहे हैं कि उसका रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा या रिलेटिव मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ पे इफ है, अब f डबल डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें रिलेटिव क्या मिलेगा, रिलेटिव मिनिमा मिलेगा, रिलेटिव मिनिमा। दूसरा, अगर इफ f डबल डैश x लिया मैंने और वो लेस देन 0 आ गया तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव मैक्सिमा। ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हायर की जगह लिखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, रिलेटिव मिनिमा मिलेगा अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। क्लियर हो गया है भाई, इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड पॉइंट लिखो भाई, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं थोड़ी इंक डाल लूँ इसके अंदर, थोड़ा सा बहुत लाइट हो गया ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर एक थ्योरम है भाई, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में लेट करना आपने आई कोई भी इंटरवल है, लेट कर लिया, लेट आई बी एनी इंटरवल, आई कोई भी इंटरवल है, ठीक है, आई कोई भी इंटरवल है, ठीक है, और अपने पास f1 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लो, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट लो और एंड सो ऑन n-1th डेरिवेटिव टेस्ट ले लो, ठीक है। सारे के सारे क्या होने चाहिए, n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेंगी, ऑल आर इक्वल टू 0 बट nth डेरिवेटिव रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कह रखा आई कोई भी इंटरवल है, f एक फंक्शन है ऑन आई के ऊपर, f इज फंक्शन, f अपने पास एक फंक्शन है ऑन आई इंटरवल के ऊपर। ये कहता है उस आई इंटरवल पे उस फंक्शन f का डिफाइंड है एक फंक्शन ऑन आई के ऊपर, ठीक है। ये कहता है कि n-1th डेरिवेटिव सारे के सारे उस इंटरवल पे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, और nth डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो दो पॉइंट निकल के आते हैं। पहला पॉइंट कह रखा है कि इफ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन है एंड और उसका nth डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो हमें रिलेटिव क्या मिलेगा, रिलेटिव मिनिमा मिलेगा,
ठीक है भाई। दूसरा अपने पास क्या रखा है, इफ n इज इवन एंड f डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो हमें रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा। थर्ड पॉइंट और लिखो भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ n इज ओड, n इज ओड then f has neither relative maxima nor minima nor relative minima। ये क्या रखा है, अगर n माइनस वन डेरिवेटिव सारे के सारे जीरो हो जाते हैं और nth डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो होता है और n की वैल्यू इवन है, अगर उसका nth डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो रिलेटिव मिनिमा मिलेगा, और अगर n की वैल्यू लेस देन जीरो है तो रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि n की वैल्यू ही नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब और डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वहां पे नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा होगा। तो इस पॉइंट को बोलेंगे क्या फिर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। देखो नेक्स्ट, दो तीन तरह से डिफाइन किया जाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट को। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ना मैक्सिमा होता है और ना मिनिमा होता है। ठीक है भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। या तो आप ये कह लो कि कनकेविटी से कन्वेक्सिविटी या कन्वेक्सिविटी से कनकेविटी चेंज जब होती है तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, या फिर अपने पास वहां पे नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा होता है, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं वहां पे ना तो मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब भी होता है या तो हाँ at point of inflection, point of inflection, at point of inflection डेरिवेटिव जो रहेगा, हाँ सेकेंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू जीरो और नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड। हम ये भी कह सकते हैं या तो अपने पास वहां पे इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो रहेगा और ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू में जीरो रहेगा, तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या फिर क्या होगा कि सेकंड डेरिवेटिव वहां पे डिफाइंड ही नहीं होगा। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, क्लियर है। सेकंड डेरिवेटिव या तो जीरो होगा या फिर अपने पास है कि सेकंड डेरिवेटिव डज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है, इतना क्लियर हो गया है। फिर आता है अपने पास कन्वेक्स और कनकेव, क्योंकि आगे दे रखा है स्टेबलाइज ए क्राइटेरिया फॉर कन्वेक्सिविटी। ठीक है भाई, क्राइटेरिया फॉर स्टेबलाइज ए क्राइटेरिया फॉर कन्वेक्सिविटी, उसमें आएगा एक तो कनकेव और एक कन्वेक्स। एक तो अपने पास क्या होगा, कन्वेक्स, और एक अपने पास होगा कनकेव। भाई दोनों को बाय डायग्राम भी समझा देती हूँ क्योंकि फिगर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वही चीज लेंगे हम। ठीक है, अपने पास कोई भी एक कर्व है, उस कर्व का टेंजेंट लो, उस कर्व का टेंजेंट लो, ये कर्व है। अगर कर्व इस टेंजेंट से ऊपर रहता है हमेशा, कर्व इस टेंजेंट से हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे कनकेव। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कनकेव। जब ये ऊपर रहेगा तो इसको बोलेंगे हम कनकेव। क्लियर हो गया है भाई? इसको क्या बोलेंगे, कनकेव बोलेंगे। नहीं सॉरी, इसको बोलेंगे कन्वेक्स। जब ऊपर रहता है तो बोलते हैं कॉन्वेक्स। लेकिन अगर ये फिगर ऐसे आ जाए, यानी कि कर्व इसके टेंजेंट से हमेशा नीचे रहता, तो इसको बोलते हैं कनकेव। इसको क्या बोलते हैं, कनकेव। इसको बोलेंगे कनकेव, इसको बोलेंगे कन्वेक्स। जब कर्व टेंजेंट से ऊपर रहेगा तो कन्वेक्स होगा, और अगर नीचे रहेगा तो कनकेव होगा। क्लियर हो गया भाई? इतना इतना क्लियर हो गया है? ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव की हेल्प से कब बोलेंगे, एक होता है कनकेव अपवर्ड, एक आता है कनकेव अपवर्ड, एक अपने पास होता है कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है भाई,
डाउनवर्ड, ठीक है। कनकेव अपवर्ड कब होगा? कनकेव अपवर्ड होगा एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए तो कनकेव अपवर्ड होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम ये कहते हैं कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो कनकेव अपवर्ड होगा। अगर कनकेव अपवर्ड होगा तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। दूसरा है कनकेव डाउनवर्ड कब होगा? एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो गए तो इसको बोलेंगे कनकेव डाउनवर्ड होगा। और ये कॉन्वेक्स क्या होगा भाई? उल्टे होते ही कन्वेक्स अपवर्ड होगा। समझ में आया? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कनकेव अपवर्ड कब होगा और कनकेव डाउनवर्ड कब होगा। क्लियर हुई भाई इतनी बात? इतनी बात बताओ भाई, क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हुआ? ठीक है, ये था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट भाई, कन्वेक्स होने के लिए, फंक्शन को कन्वेक्स होने के लिए सेकंड डेफिनेशन ये कहती है कि कोई फंक्शन है, मैंने कहा था कि ये है और ये टेंजेंट होगा। मैंने ये 2 पॉइंट है इसके, जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये मेरे पास x2 रहेगा, ये मेरे पास मैंने ले लिया x1 है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये x1 f ऑफ x1 रहेगा और ये वाला जो पॉइंट रहेगा x2 f ऑफ x2 रहेगा। ये डेफिनेशन भी आ जाती है भाई कई बार, ठीक है। ये अलग अलग डेफिनेशन है, मैं इसलिए करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन को कन्वेक्स बोलेंगे। कन्वेक्स कब बोलेंगे उस फंक्शन को? अगर अपने पास कन्वेक्स होने के लिए एक फंक्शन को कन्वेक्स बोलेंगे एफ ऑफ 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2 लेस देन इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ x 1 माइनस टी प्लस टी एफ ऑफ x2। अगर इससे लेस देन इक्वल हो गया और इस t की जो वैल्यू रहेगी वो अपने पास रहेगी 1 से 0 के बीच में, ठीक है भाई। जो इस t की वैल्यू रहेगी वो किस में रहेगी? 1 to 0 to 1 रहेगी। और x1 और x2 किससे बिलोंग करते हैं? जो आप ये इंटरवल लेके चले हो ना, इससे, इसके बीच में, तो x1 और x2 बिलोंग करते हैं i इंटरवल से, ये हम इंटरवल लेके चल पड़ेंगे। क्लियर हो गया? कन्वेक्स होने के लिए 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1 माइनस टी एफ ऑफ x1 प्लस एफ टी इंटू एफ ऑफ x2। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो ये फंक्शन क्या होगा? कन्वेक्स हो जाएगा इस पूरे के पूरे इंटरवल पे। ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कन्वेक्स हो जाएगा पूरे के पूरे इंटरवल पे। ये जो मैंने पॉइंट लिए हैं ये अपने पास कोई भी 2 लाइन होगी, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ से क्लियर कर दूं, ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, आप किन्हीं भी 2 पॉइंट को एक लाइन से अगर कनेक्ट करते हैं तो वो करो के अंदर ही आनी चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कन्वेक्स पॉइंट। उसको उस करो को कहते हैं कन्वेक्स करो, ठीक है। क्लियर हो गया भाई? यहाँ से क्लियर हो गया है, ठीक है। कॉन्वेक्स का कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा, कनकेव का भी क्लियर हो गया होगा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट से हम कनकेविटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक और आ जाती है डेफिनेशन, ये इंटरवल लेगा और ये कह देगा, एक इंटरवल ले लेगा ऑन आई, एक थ्योरम है, ठीक है। एफ एक फंक्शन है जो डिफाइंड है, एफ इज फंक्शन जो डिफाइंड है, किस पे डिफाइंड है? डिफाइंड ऑन आई के ऊपर। एफ एक फंक्शन है जो डिफाइंड है आई के ऊपर, और ये कह दिया जाएगा सीधा एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। वो ये नहीं कहेगा कि कनकेव अपवर्ड होगा या कनकेव डाउनवर्ड होगा, वो बस ये पूछेगा कि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से इतना पक्का कंफर्म हो गया है कि एक फंक्शन है जिसका जो टेंजेंट है, हाँ एक फंक्शन है जिसका जो टेंजेंट रहेगा, अच्छा यहां से मैं ये कह सकती हूँ इस चीज को कि एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो यहां से ये हो गया कि जो एफ डैश एक्स है वो अपने पास क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यानी कि एफ ऑफ एक्स और उसका ये क्या होगा? टेंजेंट। टेंजेंट अपने पास क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। टेंजेंट इज ए डिक्रीजिंग, टेंजेंट क्या हो गया? यहाँ से डिक्रीजिंग हो गया। जब टेंजेंट अपने पास डिक्रीजिंग होने लग जाए, यहाँ से अपने पास टेंजेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग होने लग जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ये ले लिया एफ डैश एक्स। देखो वहां से मैं ये कहती थी कि एफ डबल डैश एक्स ले रहे हो आप, हम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेते तो फंक्शन क्या करता था? ग्रेटर देन 0 में तो फंक्शन ऊपर जाता था और लेस देन 0 में क्या होता था? नीचे आता था। तो यहाँ से क्या हो गया? इसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया अपने पास?
एफ डैश एक्स क्या करेगा, अगर इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो ये अपने पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही अपने पास एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये अपने पास कोई टेंजेंट है और ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ऐसे। तो इस पॉइंट, इस कर्व को बोलेंगे हम कॉन्वेक्स कर्व। क्या बोलेंगे भाई, कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, ये अपने पास इस पॉइंट पे क्या होगा, ये कर्व कन्वेक्स होगा। लेकिन अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो वो अपने पास कनकेव होगा। ठीक है, वो अपने पास कनकेव। देखो मैं एक बार क्लियर कर दूं दोबारा फिर कि क्या है, कन्वेक्सिविटी और कनकेविटी जब भी चेक करते हैं, कन्वेक्सिविटी और कनकेविटी अगर चेक करते हैं तो मैंने 3 तरह से डेफिनेशन आपको करवाई है। 3 तरह से कौन कौन सी डेफिनेशन हमने की है। पहली मैंने बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से अपने पास क्या, पहले मैंने बताया कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। मैंने बताया कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है, मैक्सिमा मिनिमा के अंदर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प ली, कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी में मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प ली। अगर अपने पास एफ डबल डैश एक्स ले लिया मैंने और एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो वो क्या होगा, कनकेव अपवर्ड होगा। और कनकेव अपवर्ड है तो कन्वेक्स डाउनवर्ड होगा। एफ डबल डैश एक्स मैंने कहा लेस देन 0 है तो वो कनकेव डाउनवर्ड होगा, तो कन्वेक्स अपवर्ड होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अगर आपके पास एक इंटरवल दे दिया जाए, अगर आपके पास एक इंटरवल दे दिया जाए, फंक्शन डिफाइंड है उस इंटरवल के ऊपर, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है उस इंटरवल पर, तो अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन दे दिया जाए तो वहां पे हम क्या रीजनिंग देंगे, वहां पे कहेंगे हम कि जो उसका डेरिवेटिव है ना वो डिक्रीजिंग होता है। डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स उसका टेंजेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टेंजेंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि जो कर्व होगा वो कन्वेक्स होगा। ठीक है, और अगर डबल डेरिवेटिव अपने पास लेस देन 0 है तो कर्व क्या होगा, कनकेव होगा। वो उसमें है जिस तरह से आपको ऑप्शन दे रखे हो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। क्लियर हो गई ये बात। अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात कर रहा है तो डबल डेरिवेटिव को वहां लगाओ। तीसरा मैंने आपको एक थ्योरम के हेल्प से बताया, तीसरा पॉइंट वो क्या बताया था, वो बताया था कि सारे के एक इंटरवल दे रखा है, सारे के सारे डेरिवेटिव n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, n माइनस 1th डेरिवेटिव तक 0 हो जाते हैं और nth डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर अपने पास ऐसा होता है कि nth डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है, n माइनस 1th डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 है, nth डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है, n की वैल्यू अगर इवन है और nth डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 और n की वैल्यू इवन है और उसका nth डेरिवेटिव जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिलेटिव मिनिमा मिलेगा, लेस देन 0 है तो रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि जो डेरिवेटिव है वो इवन डेरिवेटिव सारे के सारे 0 हो जाते, n की वैल्यू ओड हो जाती, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। फिर मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हमें क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है, या तो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता या फिर डबल डेरिवेटिव 0 होता है। मैंने ऊपर भी बता दिया, वहां सिर्फ डबल डेरिवेटिव की बात कहता है डेफिनेशन में, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि उसके सारे इवन डेरिवेटिव 0 होते हैं और जो ओड डेरिवेटिव होता है, ओड पावर ऑफ डेरिवेटिव होती है, वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो श्योर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे नाइदर मैक्सिमा होता है नॉर मिनिमा होता है। क्लियर हो गया है, शायद अब क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक दो आपको एग्जांपल लिखवा देती हूँ कि कौन से फंक्शन कॉन्वेक्स होंगे और कौन से कॉन्वेक्स नहीं होंगे। ठीक है, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने कॉन्वेक्स की एक डेफिनेशन करवाई आपको, t ले लिया 0 से 1 तक, जिसमें मैंने f ऑफ 1 माइनस टी x1 ले लिया और प्लस में t x2 ले लिया, और लेस देन इक्वल हो जाए 1 माइनस टी एफ ऑफ x1 प्लस में t f ऑफ x2 से, तो फंक्शन हमेशा कॉन्वेक्स होगा। यानी कि आपको कोई भी एक लाइन ले लोगे, आप लाइन के अपने पास दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हो और वो लाइन अगर उस कर्व के अंदर लाई करती तो फंक्शन हमेशा कॉन्वेक्स होता है। क्लियर हो गया भाई। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। एम्प्टी सेट अगर आ जाए, एम्प्टी सेट अगर आ जाए तो वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट अगर सिंगलटन सेट आ जाए तो ये भी हमेशा कॉन्वेक्स होता है। लिखने हैं ये एग्जाम्पल। ठीक है, फिर अपने पास है, अगर ये आ जाए a1 a2 अप टू an, ये अपने पास नॉट कॉन्वेक्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉट कॉन्वेक्स। रैशनल नंबर आ जाए नॉट कॉन्वेक्स, इरेशनल नंबर नॉट कॉन्वेक्स। रियल नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। रैशनल नंबर आ जाए तो ये अपने पास नॉट कॉन्वेक्स,
ठीक है, ये कॉन्वेक्स नहीं होंगे, रियल नंबर क्या होंगे, कॉन्वेक्स होंगे। क्लियर हो गया, इरेशनल नंबर भी कॉन्वेक्स नहीं होंगे। क्लियर हो गया, इरेशनल नंबर भी कॉन्वेक्स नहीं होंगे। क्लियर है, अगर 0 to 1 ओपन इंटरवल आ जाए, हाँ, या 0 to 1 क्लोज इंटरवल आ जाए, मतलब इंटरवल आ जाए, ओपन हो क्लोज हो, रियल नंबर अगर कॉन्वेक्स होते तो इंटरवल भी क्या होगी, हमेशा कॉन्वेक्स होंगे। क्लियर हो गया भाई, क्लियर है इतना। दूसरा, अगर अपने पास ये आ जाए कि एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ये ऑलवेज कॉन्वेक्स होगा। होगा कॉन्वेक्स या नहीं होगा, होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, मतलब अपने पास कोई भी, ये क्या है, अपने पास सर्कल है और सर्कल की बाउंड्री को छोड़ दिया जाए, अगर अपने पास कोई भी पॉइंट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ले लिया हमने, तो ये नहीं होगा भाई, ये अपने पास नहीं होगा। अगर बाउंड्री इंक्लूड कर लोगे तो नहीं होगा, ये हमेशा कॉन्वेक्स हो जाएगा। जैसे ही बाउंड्री इंक्लूड कर लूंगी तो वो कॉन्वेक्स नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर ये आ जाए एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, ये भी कॉन्वेक्स नहीं होगा। जैसे ही आप बाउंड्री किसी की, अगर कोई भी कर्व है उसकी बाउंड्री ये नहीं है कि, मतलब देखो जैसे अपने पास ये सर्कल है, मैं सर्कल के अगर कोई भी 2 पॉइंट लूंगी तो ये हमेशा बाहर चली जाएगी लाइन, तो इस वजह से ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। जैसे ही बाउंड्री को इंक्लूड करोगे कॉन्वेक्स नहीं रहेगा, अदरवाइज कॉन्वेक्स रहेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है इतना, ठीक है, ठीक है। ये थे अपने कुछ एग्जांपल्स, जिससे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने इसको बताया, बाउंड्री को इंक्लूड कर लोगे तो वो कन्वेक्स नहीं रहेगा, अदरवाइज कन्वेक्स रहेगा। अदरवाइज क्या रहेगा, कन्वेक्स रहेगा, बाउंड्री को इंक्लूड कर लोगे तो नहीं रहेगा। अगर लेस देन रहेगी तो अपने पास हमेशा कन्वेक्स रहेगा। क्लियर है इतना, ठीक है, ठीक है भाई। ये कन्वेक्सिविटी और कनकेविटी। फिर आता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन और कोसाइन, बस इतनी सी बात है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन साइन और कोसाइन की अगर हम निकालते हैं तो उसमें कौन सी थ्योरम लगती है, मैक्लेरियन थ्योरम की हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं, मैक्लेरियन की हेल्प से। ठीक है, तो साइन एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स की 5 बाई 5 फैक्टोरियल, माइनस एक्स की 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यही होता है। और कोस एक्स में सारी की सारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय का 2 का फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल और एक्स की पावर, सॉरी यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, एक्स की 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। -1 की पावर कितनी होती है अपने पास, अगर हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स और कोस एक्स की एक्सपेंशन लिखते हैं तो -1 की पावर कितनी होती है, -1 की पावर होती है n+1 और x की पावर 2n+1 डिवाइडेड बाय में 2n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है भाई इतना, इतना क्लियर है। और इनटू में क्या आ जाता है अपने पास, cos थीटा x। ठीक है, इसकी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर, साइन के अंदर क्या करोगे, -1 की पावर n, यहाँ पे -1 की पावर n+1, यहाँ -1 की पावर n होता है, x की पावर क्या होता है 2n, यहाँ पे 2n+1, क्योंकि सारी की सारी इवन टर्म आती है तो 2n+1 करोगे तो n की जगह अपने पास रखते जाना, जो भी टर्म होगी वो अपने पास आ जाएगी। लेकिन ये Rn टर्म होगी, ये कौन सी होगी भाई, रिमाइंडर टर्म। ठीक है, रिमाइंडर टर्म x के n बटे में कितना होता है 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, और साइन ऑफ थीटा x, ये रिमाइंडर टर्म है। पोलिनोमियल टर्म यहाँ से सारी की सारी ओड टर्म आती है तो इससे पहले वाली क्या आएगी, ओडी तो आएगी, तो यहाँ पे अपने पास ओड आ जाएगी और यहाँ पे अपने पास थीटा एक्स हो जाएगा। ये किसकी हेल्प से होगा, मैक्लेरियन की हेल्प से। ये किसकी वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ 0 की। इंटरवल क्या लेके चलते हैं, 0 to x। याद रखना भाई, साइन एक्स और कोस एक्स में मैक्लेरियन थ्योरम लगेगी, इंटरवल लेके चलोगे 0 to x, वैल्यू पुट कर देना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड द एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स ये रहेगा और आप यहाँ से एफ ऑफ 0 निकालोगे, देखो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 0 आ रही है, ये एफ ऑफ 0 नहीं है। एक मिनट, कैसे पुट करोगे, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 0 बाय में 2 का फैक्टोरियल, प्लस इसमें जितने भी इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे ना, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। इसके अंदर इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव रहेंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, और इसके अंदर ओड ऑर्डर के जितने भी डेरिवेटिव रहेंगे वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ये वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ 0 की। ये वैल्यू किसकी है, एक्स एफ डैश 0 की। ये वैल्यू है एफ डैश 0 की। एफ डैश 0 यहाँ से निकालोगे तो 1 आ जाएगा, देख लो, कोस एक्स आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स की जगह 0 पुट कर लेना। समझ में आया, इसमें मैक्लेरियन लगा लोगे, जैसे मैंने ये करके बताना है या कर लोगे। मैक्लेरियन थ्योरम लगानी है, इंटरवल 0 to x लेके चलना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स लेके चलनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कोस एक्स लेके चलनी है। ये वाली जो होती है ये आर एन एक्स की वैल्यू होती है साइन एक्स में, ये वाली वैल्यू जो होती है आर एन एक्स की वैल्यू होती है कोस एक्स में। क्लियर हो गया है इतना। अपना इसका एक टॉपिक रह गया है जो एरर एस्टिमेशन है, मैंने बताया उसकी अलग से वीडियो आएगी,
और शायद इस जो यूनिट के है सारे टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर बता रही हूँ साइन एक्स कोस एक्स में कंफ्यूज नहीं होना है, मैक्लेरियन थ्योरम लगानी है। मैक्लेरियन थ्योरम मैं लिखवा चुकी हूँ। और फिर ये वाली जो होती है ये रिमाइंडर टर्म होती है, और रिमाइंडर टर्म वही उसी से निकालनी है जो उसके अंदर नेक्स्ट होती है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेके चलनी है साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेके चलनी है कोस एक्स। क्लियर हो गया है भाई? ये अपनी यूनिट होगी है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। आप अब देखिए भाई, डीएसएसबी की अगर कोई भी तैयारी करना चाह रहा है तो मैं टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर करती जा रही हूँ। आप एक कॉपी लगा लीजिए और इनको साथ साथ में लिखते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अब ये बहाना नहीं लगा सकता कोई कि मुझे तो सिलेबस नहीं पता था, मुझे तो ये नहीं पता तैयारी कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको सारी की सारी जितना भी अपना सिलेबस है सारी वीडियो मिलेगी और टॉपिक वाइज मिलेगी। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ये जो अपनी मुहिम है कि हम ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। फिर कंपटीशन में भी तो अच्छा लगता है ना, ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए चैनल को आपको शेयर करना है और अगर आपका साथ बना रहेगा तो मैं भी आपके साथ बनी रहूँगी। जो मैंने प्रॉमिस किया आपसे मैं उसको पूरा करूँगी। मैं सारे का सारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाऊँगी। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। अगर कुछ बुरा लगा हो तो मतलब कुछ अच्छा ना लगा हो, कोई टॉपिक अच्छा ना पढ़ा रखा हो या कुछ छूट गया हो तो वो भी कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू।